ठीक है, लास्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं बायो की, दैट इज हेरिडिटी। कहीं डाल लेना हेरिडिटी। हेरिडिटी है ना, एक्चुअली पूरे चैप्टर का नाम तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है ना, बट इवोल्यूशन हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ हेरिडिटी ही पढ़ना है। तो कहीं डालेंगे हेरिडिटी। क्या समझते हैं इससे मतलब? हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, क्या होता है इसका मीनिंग? हाँ, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम अवर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना, इसको बोलते हैं अपन कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर्स इनहेरिट करना, है ना। मतलब इनहेरिटेंस इसलिए वर्ड यूज किए हैं कि इनहेरिटेंस मतलब तो ये तो होता है कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी वो तो मिलेगी ही, है ना, मतलब जमीन जायदाद पैसा वैसा वो सब तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिला है? कैरेक्टर भी मिला है। मतलब वो मिले ना मिले पर ये तो मिल चुका है, समझ रहे हैं? तो बेसिकली होता कैसे है कि जब हमारे जब जाइगोट बनता है, तो बेसिकली हमने पढ़ा ना कि रिप्रोडक्शन में कि जाइगोट बनता है फ्रॉम सिंगल सिंगल सेल स्पर्म सेल एंड फ्यूजन विथ सिंगल सेल ओवम, राइट। दोनों सिंगल सेल होते हैं और दोनों में इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। 23 क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम मेल एंड 23 कम फ्रॉम फीमेल। वो डीएनए कॉपिंग भी अपन ने पढ़ा है कि कैसे 46 में से 23 निकल कर आते हैं स्पर्म में, और इधर भी 46 में से 23 निकल कर आते हैं फीमेल के ओवम में, और जब ये फ्यूज होते हैं तो दे फॉर्म अ जाइगोट जिसके पास 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तभी वहां पे डिवाइड करना या 46 को हाफ करना जरूरी है। देखिए अगर 46 पूरा ही आ गया तो यहाँ से ही 46 पूरा आ गया तो ऐड होकर के 92 हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। ह्यूमन बींग्स के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, 23 पेयर्स, जिसमें एक पेयर तो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और बाकी जो 22 पेयर्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। जैसे एक पेयर हो सकता है हाइट का, एक पेयर हो सकता है आइस के कलर का, एक पेयर होता है ब्लड ग्रुप का, है ना, एक पेयर होता है हेयर के कलर्स का, है ना। तो अलग अलग कैरेक्टर्स जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं वो इन्हीं 22 क्रोमोसोम से मिलते हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से मिलते हैं, जिसमें हर एक पेयर के अंदर दो अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं, उसी कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स, जिसमें से दिखता कोई एक ही है। जैसे अगर आई कलर होगा तो उसके अंदर दो जीन होंगे, एक जीन डिफाइन कर रहा होगा लेट से ब्लैक आई, जो मे भी आया होगा फादर से, और एक जीन डिफाइन कर रहा होगा ब्लू आईज, जो कि मे भी आया होगा फ्रॉम मदर। अब दोनों में से आंखों का कलर तो एक ही होगा ना आपका, ऐसा तो ना कि दिन में काली होगी और रात में ब्लू हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, आइदर ब्लैक या ब्लू होगा ना। मतलब कोई एक ही कैरेक्टर उस पेयर में से दिखेगा, और दूसरा कैरेक्टर रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, है वो जीन्स है, बट अभी आपके में वो नहीं दिख रहा है। हो सकता है जब आपकी आगे अगली जनरेशन आएगी तो वो कैरेक्टर उनमें जा सकता है। देखिए जो भी डीएनए कॉपिंग होती है तो किसी के हाथ में नहीं होता कि कौन सा डीएनए उस फॉर्म में जा रहा है जो जाके फ्यूज होने वाला है, क्योंकि जो मेल के पास 46 क्रोमोसोम्स है ना, जो भी 23 पेयर में है, 23 क्या है पेयर में, मान लो ऐसे 23 पेयर है, ऐसे क्या है 23 पेयर है, पूरे कितने तक है 23 पेयर। अब जब एक स्पर्म बनता है तो हर एक 23 पेयर में से एक एक क्रोमोसोम इसमें जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे स्पर्म में जाता है। तो अब इसमें कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है पता नहीं, और इन दोनों में से कौन फ्यूज करेगा ओवम को ये भी पता नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रन टुवर्ड्स द ओवम, राइट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट ओनली वन इज एबल टू फ्यूज द ओवम। अब वो अगर ये वाला फ्यूज करेगा तो जो कैरेक्टर्स इसमें जा रहे होंगे वही जा करके मिक्स होने वाले हैं। ऐसा ही काम वहां पे भी होगा, कहां पे? फीमेल में, जब एग बनेगा तो वहां पे भी 23 पेयर में से ही एक एक जाएगा, एक एग में, दूसरा जाएगा दूसरे एग में। समझ रहे हैं क्या? तो अब हर मंथ जो एग बन रहा है उसमें कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है नहीं पता किसी को भी। एम आई क्लियर? तो वो 23 पेयर में बाकी तो कैरेक्टर्स के हैं, एक आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल में होता है एक्स वाई वाला और फीमेल में होता है एक्स एक्स वाला। ये अपन क्लास 8 में भी पढ़े हैं, हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेल है कि फीमेल है, ये अपन इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा स्पर्म जाकर के फ्यूज हुआ है, उसी से डिसाइड होगा।
क्योंकि फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जब फीमेल एग बनाएगी तो उसके दोनों एग में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स ही होगा, पर जब मेल स्पर्म बनाएंगे तो उसमें एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरे में वाई। अब कौन सा जाके फ्यूज करेगा हमें नहीं पता, समझ रहे हैं क्या? इसलिए दोनों के होने के चांसेस 50-50 होते हैं। एम आई क्लियर? ऐसा नहीं कि बॉय होने के चांसेस कम होते हैं, गर्ल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि विच काइंड ऑफ स्पर्म इज गोइंग टू फ्यूज द एग, विच काइंड ऑफ स्पर्म, नॉट विच काइंड ऑफ एग। तो इसमें फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं है, पहली बात। मेल का रोल है, पर मेल के हाथ में कुछ नहीं है। रोल भले मेल का है कि मेल के स्पर्म से ही डिसाइड हो रहा है कि वेदर अ मेल चाइल्ड इज गोइंग टू बॉर्न और अ फीमेल चाइल्ड इज गोइंग टू बॉर्न, बट उसमें भी उसके हाथ में कुछ नहीं है कि कौन सा स्पर्म जाकर के फ्यूज होने वाला है। एम आई क्लियर? मेल का फंक्शन तो बस ये है कि दैट स्पर्म हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू द फीमेल्स बॉडी, राइट, थ्रू पेनिस। बट अब कौन सा जाएगा स्पर्म जाकर के हिट करेगा किसी को नहीं पता। एम आई क्लियर? ठीक है, तो जो पुराने जमाने में पहले बोलते थे ना कि दोष देते थे फीमेल्स को कि इनके कारण लड़की हो गई, ऐसा बोलते थे, अभी भी होता है कुछ कुछ जगह पर, तो उसमें उनका कोई भी रोल नहीं होता, इनफैक्ट मेल का भी कोई रोल नहीं होता। है ना क्लियर? ठीक है, ये ऐसा कोई टेक्निक भी नहीं है कि अपन को पता चल सके कि हम वाई ही भेजें वहां तक या एक्स ही भेजें वहां तक, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, उसमें उसमें रहता है, मतलब अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबीज या आईवीएफ बोलते हैं जिसको हम टेक्निक को, उससे कर सकते हैं, बट उसमें भी वो आपको ऐसा मतलब परमिशन नहीं देते कि आप, जैसे अगर आप ट्विंस बोल रहे हो कि हमको ट्विंस चाहिए, तो आपके पास वो कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं देंगे कि दोनों लड़के, या तो अगर ट्विंस है तो एक लड़का एक लड़की, इस टाइप का ट्विंस कर सकते हो आप लोग अगर आईवीएफ में जाना है। दैट इज टेस्ट ट्यूब काइंड ऑफ बेबी ना, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन बाहर करवाते हैं एंड देन वी इंसर्ट द जाइगोट इनसाइड द फीमेल बॉडी, क्योंकि उस केस में मतलब फीमेल का बॉडी इतना केपेबल नहीं है कि वो फ्यूजन करवा पा रहा है, तो इसलिए फ्यूजन हम बाहर के एनवायरनमेंट में करते हैं, इन लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, एंड देन दैट जाइगोट इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल्स बॉडी इन द यूट्रस। फिर आगे का प्रोसेस हो जाता है, पर वो शुरू का प्रोसेस ही होना थोड़ा टफ होता है उस केस में, तो आर्टिफिशियली करवाते हैं। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय आईवीएफ, है ना? ठीक है, तो बेसिकली जो अपन ये वाली बात कर रहे हैं ना कि एक एक स्पर्म या एक एक कैरेक्टर वो स्पर्म में जा रहा है, अब ये जाकर के फ्यूज हो रहा है जाइगोट से और फिर आगे सॉरी ओवम से और फिर जाइगोट बन रहा है। अब जाइगोट के अंदर भी दोनों में से पेयर्स आए हैं ना, तो अब जाइगोट के पास भी 23 पेयर्स हैं। अब जाइगोट किसका कैरेक्टर एक्वायर करता है वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। तो दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, दूसरा अपने आप रिसेसिव कहलाएगा। मतलब अगर आप एक ही कैरेक्टर के दो एलिस की या दो जीन्स की बात कर रहे हो, एलिस भी एक वर्ड होता है ना, हम जीन वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि एक ही कैरेक्टर के दो जीन्स हैं, तो दोनों में से कोई एक ही अपीयर होगा हमारे बॉडी में जो हमें दिखेगा, या तो आप लंबे हो गए या तो छोटे हो गए, अगेन दोनों नहीं हो सकते ना एक बार में। तो अगर लंबे हुए तो अल्टीमेटली अगर फादर हाइटेड है, यानी कि आपको किसका कैरेक्टर दिख रहा है आपकी बॉडी में, फादर का। हो सकता है मम्मी की हाइट छोटी होगी तो वो कैरेक्टर आपको मम्मी से शॉर्ट वाला आया होगा, बट फादर से वो टॉल वाला कैरेक्टर आया। और अगर आप लंबे रहे इसका मतलब फादर का कैरेक्टर दिखा आपकी बॉडी में, बट दैट डजंट मीन कि वो जो शॉर्ट वाला कैरेक्टर जो मदर की बॉडी से आया है वो छुप गया है या वो कभी नहीं आएगा। हो सकता है आपके आने वाली जनरेशन को, आपके बच्चों के अंदर वो कैरेक्टर आए। तो यही एक्सपेरिमेंट करा था मेंडल ने, है ना, एक साइंटिस्ट थे वहां उस समय मेंडल, वो स्टडी करना चाह रहे थे कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है कैसे होता है, हाउ डज दिस टेक प्लेस। तो उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था, पी प्लांट, गार्डन पी, है ना, गार्डन पी प्लांट को चूज किया था क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस थे कि उसका ग्रोथ थोड़ा फास्टर था, है ना, वो सेल्फ और क्रॉस दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन कर सकता था, है ना, और हमें ज्यादा टाइम रुकना नहीं पड़ता था इसके लिए। जैसे अगर आप यही एक्सपेरिमेंट मेल फीमेल में करवाते, ह्यूमन बींग्स पे करवाते, तो यू हैव टू वेट फॉर 9 मंथ, कि 9 मंथ तक वेट करना पड़ता, क्योंकि 9 मंथ के बाद ही बच्चा होगा ना, तब तो आप समझ पाओगे कि वो कैसा है। बट यहाँ ऐसा नहीं था कि वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फास्ट था और इनका ग्रोथ भी फास्टर था, तो वो स्टडी कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पी प्लान को चूज किया। उसके अलावा पी प्लान के पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक पी प्लांट छोटा होता है तो एक लंबा भी होता है, तो ये इनसे आप पहचान सकते हो ना कि हाँ ये छोटा है ये लंबा है।
फिर उनके सीड के कलर में भी डिफरेंस होता था, कुछ पी प्लांट का सीड कलर अलग होता है, येलो या कुछ का ग्रीन, ऐसा। सीड के शेप में भी उनमें वैरायटी थी, एक एकदम राउंड सीड थी और एक रिंकल्ड थी, थोड़ी सी मुरझाई हुई सीड्स होती है कुछ प्लांट्स की। तो ये कैरेक्टर्स है अलग अलग। जैसे अब अपनी बात की ना अपन, ब्लड ग्रुप, आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, ये सब हमारे कैरेक्टर्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले, राइट। इन द सेम वे पी प्लांट के भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनकी स्टडी मेंडल ने करी थी। एम आई क्लियर? अभी जो पेयर भी बनते हैं ना, ये पेयर में भी 2 टाइप के पेयर बन सकते हैं। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे एक्स और एक्स, एक्स एक्स और वाई वाई देखा, राइट, कि गर्ल के लिए एक्स एक्स होता है और बॉय के लिए एक्स वाई होता है, राइट। ये दोनों कौन से पेयर हैं? सेक्स क्रोमोसोम के पेयर हैं। क्या है ये पेयर? सेक्स क्रोमोसोम के पेयर है। तो इस टाइप के पेयर को जिसमें दोनों जीन एक जैसे होते हैं, दोनों जीन, मान लो दोनों ही पेरेंट टॉल हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों से टॉल कैरेक्टर ही आएगा, तो आपके अंदर उस टॉल वाले कैरेक्टर का क्रोमोसोम दोनों टॉल होगा। तो अगर दोनों क्रोमोसोम्स या दोनों जीन्स सेम होते हैं उस क्रोमोसोम पेयर में, तो उस टाइप के पेयर को कहते हैं अपन होमोजाइगोस। क्या बोलते हैं? होमो 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 मतलब सेम होता है, और ये सेम चीज कहां हुई है? एक जाइगोट के अंदर। जाइगोट की बात कर रहे हैं अपन, जाइगोट के 23 पेयर की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर दोनों कैरेक्टर सेम है उस पेयर के अंदर, तो उस टाइप के पेयर को क्या बोलते हैं अपन? होमोजाइगोस। और अगर एक पेरेंट से टॉल कैरेक्टर आया, दूसरे से शॉर्ट आया, मिलकर के एक क्रोमोसोम बन गया, एक पेयर बन गया, रेडी हो गया, तो उस टाइप के पेयर को बोलते हैं हम हेट्रोजाइगोस। अगर इसको होमो बोल रहे हैं तो उसको हेट्रो बोलेंगे, क्योंकि होमो मतलब सेम होता है और हेट्रो मतलब डिफरेंट। हेट्रोजाइगोस। ये दोनों टर्म क्लियर है? ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होती है अपन ये समझे। देखो क्लोन्स भी अपन पढ़े कि क्या होते हैं क्लोन्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। देखिए वहां पे एक ही पेरेंट रहता है, राइट। ऑफस्प्रिंग नहीं बनते वहां पे, ऑफस्प्रिंग आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, उनके गैमिट्स का फ्यूजन होता है, देन दैट रिजल्ट्स इनटू अ ऑफस्प्रिंग। बट क्लोन के लिए asexual reproduction is responsible and only one parent is responsible for the birth of that clone. तो उसी के कैरेक्टर्स पूरे के पूरे जाते हैं उसमें। देयर इज नो चांस ऑफ वेरिएशन, वेरी लेस चांस ऑफ वेरिएशन, एंड दैट इज व्हाई इवोल्यूशन नहीं होता। जबकि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी होता है, जैसे क्रोमोसोम कॉपी हो रहा है, तो उस केस में देयर आर चांसेस कि वो गलत कॉपी हो, वेरिएशंस हो जाए, और यही वेरिएशंस किसको प्रोड्यूस करते हैं? इवोल्यूशन को। एम आई क्लियर? ठीक है। तो होमोजाइगोस हेटेरोजाइगोस समझ गए ना, कि ये पेयर ऑफ एलीज बोल लो या पेयर ऑफ जीन्स को बोलते हैं। इफ बोथ द जीन्स इन दैट कैरेक्टर आर सेम, देन इट इज अ होमोजाइगोस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एंड इफ बोथ द जीन्स और क्रोमोसोम्स इन दैट पेयर आर डिफरेंट, देन दैट पेयर इज नोन एज हेटेरोजाइगोस पेयर। ठीक है। और फिर उसी से डिसाइड होगा कि वो वाला कैरेक्टर में आप कैसे रहोगे। जैसे एक्स एक्स है तो वो तो फीमेल वाला है, और एक्स वाई वाले में मेल, बिकॉज मेल एले मस्ट बी डोमिनेंट ओवर फीमेल, तभी मेल हुआ ना ये। एक्स एक्स में तो ऑप्शन ही नहीं है, एक्स वाला क्रोमोसोम फीमेल के लिए होता है, तो अगर दोनों ही एक्स है तो फीमेल ही होगी। पर अगर एक्स और वाई है तो वाई डोमिनेंट होता है एक्स पर, तो उस केस में मेल होगा वो चाइल्ड। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो ऐसे ही जो कैरेक्टर्स आते हैं ना, उनमें हमको डिसाइड करना होता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है। तो ये चीज उन्होंने पी प्लांट में स्टडी करी थी। जैसे उन्होंने टॉलनेस की स्टडी करी कि अगर मैं 2 प्लांट को ब्रीड करवाऊं, रिप्रोडक्शन करवाऊं दोनों का, एक एकदम शॉर्ट प्लांट है, प्योर शॉर्ट प्लांट है, और एक प्योर टॉल प्लांट है, तो उन्होंने ब्रीड करवा के देखा दोनों को फर्स्ट जनरेशन बनाने के लिए। तो उन्होंने ये देखा एक्सपेरिमेंट के बाद कि उस जनरेशन के सारे प्लांट टॉल थे। उस जनरेशन के सारे प्लांट क्या थे? इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि इस छोटे प्लांट से आया छोटा वाला कैरेक्टर, बड़े वाले प्लांट से आया बड़ा वाला कैरेक्टर, तो जो नया प्लांट बना उसके अंदर तो दोनों कैरेक्टर थे ना, तो वो छोटा क्यों नहीं हुआ, बड़ा ही क्यों हुआ? तब उन्होंने कंक्लूड किया कि शायद बड़ा वाला कैरेक्टर डोमिनेंट होगा छोटे वाले के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लांट बनाए उस जनरेशन में, एक भी शॉर्ट नहीं बना। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि पक्का डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है? टॉल वाला। तब डोमिनेंट का कंसेप्ट आया कि जब दूसरा दिख ही नहीं रहा है, मतलब पहले वाला बहुत ज्यादा हावी है, पहले वाला कैरेक्टर बहुत ज्यादा हावी है, उसका प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है, दैट इज वाई सारे के सारे प्लांट वैसे ही दिख रहे हैं।
भले उसके अंदर जीन दोनों है, उस जाइगोट के अंदर, मतलब ये आपका अगर छोटा प्लांट है और ये बड़ा प्लांट है, अगर है ना, मान लो ये छोटा प्लांट है और ये बड़ा प्लांट है, राइट, इन दोनों के बाद जो प्लांट बने ना, इन दोनों के प्लांट बाद जो प्लांट बने वो सारे ही प्लांट बड़े बने, जितने भी बने, जबकि इन दोनों के पास, मतलब इसके पास तो दोनों का कैरेक्टर था, इधर से शॉर्ट वाला कैरेक्टर भी आया होगा और इधर जब इसका एग आया होगा, इसका पॉलन आया होगा, स्पर्म तो नहीं बोलेंगे ना, प्लांट है, स्पर्म तो मेल फीमेल में होगा ना, ह्यूमन बींग्स में, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो, मतलब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ही तो एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से फ्यूज करवाओगे, तभी तो ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है ना, या मतलब फ्यूजन होने के बाद वो एलेज आ रहे हैं, इससे अलग इसका कैरेक्टर आ रहा है, इसका कैरेक्टर, दो प्लांट इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं, दो प्लांट इन्वॉल्व है मतलब वो तो सेक्सुअली हो गया ना, ठीक है। तो ये दोनों का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया उन्होंने, तो एक कैरेक्टर इधर से भी आया, एक कैरेक्टर इधर से भी आया होगा टॉल का, यानी कि इन दोनों प्लांट के पास दोनों कैरेक्टर हैं, बट दिखने में दोनों प्लांट कैसे हैं, टॉल। तो यहां पे दो वर्ड और पढ़ेंगे अपन, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप रेफर्स टू टाइप ऑफ जीन, कि उनके पास किस टाइप का जीन था, है ना, और फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उनका। जैसे अगर अपन इसी केस की बात करें तो लेट्स टेक कि अपन ये शॉर्ट वाले के लिए ना स्मॉल टी यूज करते हैं, जैसे अपन ने एक्स और वाई लिया ना, तो क्रोमोसोम को अपन ऐसा कोई शेप बना के तो नहीं बता सकते, तो अपन लेटर्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ क्रोमोसोम। तो ये स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम, यानी कि शॉर्ट हाइट वाला क्रोमोसोम स्मॉल टी है, एंड कैपिटल टी से अपन डिनोट करते हैं टॉल वाले क्रोमोसोम को, ठीक है। ये दोनों आए होंगे दोनों के पास, यानी कि इसके पास जो हाइट कैरेक्टर वाला क्रोमोसोम है उसमें दो चीजें हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसके पास भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि जीन तो दोनों के यही है ना, जीनोटाइप क्या है इन दोनों का, कैपिटल टी स्मॉल टी, पर दिखने में दोनों कैसे हैं, टॉल, तो उनका फिनोटाइप कैसा है, टॉल। तो जीनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड द फिजिकल अपीयरेंस इज टॉल। अगर दोनों टॉल प्लांट लिए होते तो फिर तो सोचना भी नहीं है, दोनों से ही कैपिटल टी आता तो प्लांट, रिजल्टिंग प्लांट भी टॉल ही होता, समझ रहे हैं। एक ऐसा ही केस है जहां पर दोनों शॉर्ट प्लांट लोगे तो ही वहां पर आपको शॉर्ट प्लांट मिल पाएगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ताकि दोनों तरफ से क्या है, स्मॉल टी आए तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है प्लांट के पास, तो उसको शॉर्ट ही रहना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तब जीनोटाइप ये रहेगा और फिनोटाइप क्या हो जाएगा, शॉर्ट, प्लांट छोटा रहेगा, ठीक है। तो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द पेयर ऑफ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फिनोटाइप, और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, इट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ दैट जीनोटाइप। वो जीनोटाइप के कारण ही तो ये ऐसा पेयर हुआ ना, अगर जीनोटाइप दोनों का स्मॉल टी होता तो ये प्लांट छोटा होता दिखने में, तब उसका फिनोटाइप शॉर्ट होता। एम आई क्लियर? तो जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ, इट इज द टाइप ऑफ जीन, है ना, जिससे वो प्लांट वैसा दिख रहा है, और फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ, इट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट प्लांट विच दैट प्लांट हैज गॉट फ्रॉम दैट जीन्स, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ना, ये एक्चुअली इसको परफॉर्म किया था मेंडल ने, और उसको नाम दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है समझना, उन्होंने एक कैरेक्टर लिया था, मैंने आपको 7 कैरेक्टर बताया ना, उन्होंने एक कैरेक्टर लिया था हाइट वाला, हाइट के कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया था मेंडल ने, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, ही मेड श्योर द प्लांट्स वेयर प्योर ब्रेड। प्योर ब्रेड का मतलब क्या है, एक प्योर टॉल प्लांट हो और एक प्योर शॉर्ट प्लांट, होमोजाइगोस। अभी देखिए ना, होमोजाइगोस मतलब उस पेयर ऑफ जीन्स में दोनों जीन्स एक जैसे होने चाहिए, तो उसको अपन बोलते हैं होमोजाइगोस। तो ये भी होमोजाइगोस है, ये भी होमोजाइगोस है, ये दो अलग अलग प्लांट हैं, एक शॉर्ट प्लांट है और एक जो मैंने भी यहां पे लिया था, ठीक है, उसी को समझ रहे हैं वापस पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो ही मेड श्योर द प्लांट्स वेयर प्योर ब्रेड, दैट इज 14 वैरायटी ऑफ 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 14 वैरायटी कैसे हो गई, एक प्योर शॉर्ट, एक प्योर टॉल, एक प्योर ग्रीन सीड और एक प्योर येलो सीड, एक प्योर राउंड सीड वाला प्लांट, एक प्योर रिंकल्ड सीड वाला प्लांट, और भी 4 कैरेक्टर है। मैं तो आपको भी 3 ही कैरेक्टर बताया ना, हाइट का कैरेक्टर बताया मैंने आपको, एक बताया मैंने आपको सीड के कलर का,
और एक मैंने आपको कैरेक्टर बताया सीड के शेप का। ऐसे ही और भी कैरेक्टर होते हैं, फ्लावर का भी कैरेक्टर होता है कि फ्लावर का कलर अलग अलग होता है पी प्लांट में, मतलब एक प्लांट पी अलग होगा, उसमें फ्लावर का कलर कुछ और होगा, दूसरा प्लांट है पी का, उसमें फ्लावर का कलर अलग होगा। तो आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो ना कि हाँ ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है। दोनों ही टॉल होंगे तो कैसे बताओगे कि कौन सा प्लांट, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि दोनों ही टॉल है। बट यहां तो दिख रहा ना एक शॉर्ट एक टॉल है, इसी को बोल रहे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, तो टोटल कितनी वैरायटी हो जाएगी, 7 into 14 वेराइटीज। जो प्योर ब्रेड है, प्योर ब्रेड मतलब होमोजाइगोस है वो, उस कैरेक्टर में उनका क्या है, होमोजाइगोस है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या किया उन्होंने, द सेकेंड स्टेज वॉज टू हाइब्रिडाइज द प्लांट। ही मेड सेवरल क्रॉसेस बाय डस्टिंग द पॉलन। वही पॉलन लिया एक का, दूसरे में डाल दिया पॉलन। अब वो वेट थोड़ा करेंगे कब हवा चलेगी और कब इसका पॉलन उड़ के वहीं गिरेगा, तो आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं ना। हमको पता है कि पॉलन को ही तो पहुंचाना है स्टिग्मा तक। याद है प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि पॉलन उड़ के या पानी से या इंसेक्ट से, ये सारे एजेंट है ना हमारे, देवर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो पॉलन ग्रेन्स को कहां तक लेके जाएंगे, स्टिग्मा तक लेके जाएंगे। तो वो वेट थोड़ा करेंगे, तो उन्होंने खुद से ही किया है ना, डस्टिंग द पॉलन ऑफ वन काइंड ऑफ स्टिग्मा ऑफ प्लांट्स ऑफ अनदर टाइप गिविंग राइज टू F1 जनरेशन। ऐसे उनकी फर्स्ट जनरेशन आ गई। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की पार्ट बात कर रहे हैं अपन, कि उन्होंने इस टॉल प्लांट को इस शॉर्ट प्लांट वाले के साथ क्या कर दिया, हाइब्रिडाइज कर दिया, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये फीमेल प्लांट होगा, ये मेल प्लांट होगा, वो तो डिपेंड करेगा फ्लावर में क्या है। अगर इसके फ्लावर में स्टिग्मा होगा तो ये फीमेल फ्लावर होगा, अगर इसके फ्लावर में स्टेमन होगा तो ये मेल फ्लावर होगा। उल्टा भी हो सकता है, कोई भी हो। अगर ये मेल फ्लावर है तो इसका पॉलन लेके इसके स्टिग्मा में डालना है, अगर ये मेल फ्लावर है तो इसके पॉलन को लेकर के इसके स्टिग्मा में डालना है। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो वो काम हम करेंगे। उसके बाद जो आपको फर्स्ट जनरेशन मिली है ना, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो सारे के सारे क्या थे, टॉल। ठीक है, फिर उन फर्स्ट जनरेशन का क्या कराया उन्होंने, फिर से लेट द फर्स्ट जनरेशन बी, थर्ड स्टेज ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वाज टू लेट द F1 जनरेशन प्लांट पॉलिनेट देमसेल्व्स। अब वो खुद में ही पॉलिनेट कर रहे थे, मैंने ना सेल्फ भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। मैंने कि उनके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो तभी तो अपने ही फ्लावर के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास स्टेमन भी है और कार्पल भी है, राइट। उनके पास मेल पार्ट भी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है उनके पास, राइट। तो तब जाकर आई F2 जनरेशन। अब देखो डायग्रामेटिकली इसको कैसे शो करेंगे अपन। स्टेज 1 में प्योर टॉल था एंड प्योर शॉर्ट था, ये स्टेज 1 थी। इनका जब क्रॉस करवाए तभी तो बनी स्टेज 2, इसको अपन F1 जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। और आप देखो इन दोनों में से टी ही आएगा बाहर, मतलब मान लीजिए अगर ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, तो ओवम के अंदर स्मॉल टी ही रहेगा। क्या बोलते हो, क्योंकि उसके पास तो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। तो जब वो एक ओवम बनाएगा तो उसका ओवरी जब एक ओवम बनाएगा तो उसके अंदर स्मॉल टी आएगा, टॉल कैरेक्टर का। और जब इसका स्टेमन बोलते हैं ना मेल पार्ट को, पॉलन ग्रेन बनाएगा तो उसमें क्या आएगा, कैपिटल टी। अब यही पॉलन को तो उठा के आपने स्टिग्मा में डाला था, और यही स्टिग्मा में जाकर के क्या करेगा, वो पॉलन ट्यूब बना के नीचे आएगा और इस वाले एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो फ्यूज होके ये मिलेगा आपको। तो इस जनरेशन के सारे प्लांट के पास हाइट वाला कैरेक्टर में यही जीनोटाइप होगा। एम आई क्लियर। किसी के पास भी दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी नहीं हो सकते, क्योंकि दो अलग अलग चीजों से आ रहा है ना कैरेक्टर, मेल एंड फीमेल। मेल से टी आ रहा है कैपिटल टी, और फीमेल से स्मॉल टी आ रहा है, तो कंबाइन होके तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो दोनों कैपिटल टी कहां से आ जाएगा। एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है ये वाला फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी प्लांट्स है वो सबके सब क्या थे, टॉल, ऑल वेयर टॉल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने 3-4 प्लांट को देख के कंक्लूड कर दिया, बहुत सारे प्लांट उन्होंने उगाए होंगे, मैं भी शायद 100 प्लांट उगाए होंगे, और देखा सारे के सारे टॉल है, तो फिर वो कंक्लूड कर ही दिए फाइनली कि भाई फर्स्ट जनरेशन में तो टॉल कैरेक्टर ही दिख रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कैरेक्टर को उन्होंने क्या बोल दिया, रिसेसिव। तब ये डोमिनेंट और रिसेसिव वाला टर्म आया कि दो जो एक क्रोमोसोम पेयर के अंदर जो 2 एलेज होते हैं या दो जीन्स होते हैं, उनमें एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है, और दिखता डोमिनेंट वाला है, फिनोटाइप उसी का होता है। तो इसलिए इन फर्स्ट जनरेशन में, इस फर्स्ट जनरेशन में
सभी का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। सबके अंदर यही जीन है उस कैरेक्टर का सबके अंदर यही जीन है ना? अरे हाँ है ना? और दिखने में सब टॉल है, तो जीनोटाइप ये है और फिनोटाइप क्या है? टॉल। ये जीनोटाइप होता है और ये होता है आपका फिनोटाइप। क्लियर है ये? आगे बढ़े, F2 जनरेशन में आते हैं। F2 जनरेशन में ना इसी प्लांट को बोले अब तुम ही करो अपना रिप्रोडक्शन सेल्फ, ठीक है। ही लेट द प्लांट इन F1 जनरेशन टू पॉलिनेट देमसेल्व्स। तो अब ऑप्शन है उनके पास, क्योंकि एक फ्लावर के पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, दूसरे फ्लावर के पास या एक पॉलन के पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी है और ओवरी के पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब जब ये आपस में ही पॉलिनेट करेंगे तो इस वाले से कैपिटल टी और इस वाले से कैपिटल टी, इस वाले से नहीं, एक्चुअली उसी का ही दो फ्लावर है ना, तो आप एक ही फ्लावर की बात कर रहे हैं, राइट। उसी फ्लावर में स्टेमन भी है, उसी फ्लावर में स्टिग्मा भी है, कार्पल भी है, तो उसके पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इससे कैपिटल टी और उसके वाले से भी कैपिटल टी आएगा, तो ये दोनों कैरेक्टर आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर दोनों से ही स्मॉल टी आ जाए। तो ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब हर चार में तीन टॉल और एक शॉर्ट। क्यों तीन टॉल हुए? क्योंकि इन तीनों का जीनोटाइप टॉल को ही लाएगा, लेकिन टी डोमिनेंट होता है, कैपिटल टी क्या होता है? डोमिनेंट होता है। अब यहां तो चलो दोनों टी है तो टॉल ही होने वाला है, यहां दोनों टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, बट हमें पता है कि टॉल इज डोमिनेंट ओवर शॉर्ट या डॉफ, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी क्या होंगे? टॉल। और सिर्फ यही वाला, क्योंकि इसके पास तो टॉल वाला जीन ही नहीं है, राइट। इस समय ना वो वाला पॉलन आया होगा जिसके पास स्मॉल टी था और उस ओवम पे फ्यूज किया होगा जिसके पास स्मॉल टी था, तो यहां तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि जब ये स्प्लिट होकर के ओवम और पॉलन बनाएगा, तो पॉलन ये टाइप का हो सकता है और पॉलन ये टाइप का भी हो सकता है, और आपका ओवम भी ये टाइप का हो सकता है और ओवम ये टाइप का भी हो सकता है। अब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो ये बनेगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो ये बनेगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो ये बनेगा, और इन दोनों का फ्यूजन होगा तो ये बनेगा। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? तो चार वैरायटी पॉसिबल है, तो हर चार में दिखने में तीन टॉल है और एक शॉर्ट। ये क्या हुआ आपका? फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? 3:1 रेशियो क्या है? 3:1। पर जीनोटाइप, जीन्स कैसे हैं? एक प्योर ब्रेड है, दूसरा भी प्योर ब्रेड है, यानी होमोजाइगोस होमोजाइगोस, पर दोनों क्या है बीच वाले? हेट्रोजाइगोस। तो 1:2:1 ये रेशियो है उनका, कि हर चार में एक कैपिटल टी वाला जीन होगा, एक स्मॉल टी वाला जीन होगा, और दो जीन कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे, दो पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे, पर दिखने में तीन टॉल है और एक शॉर्ट है। तो अब इससे क्वेश्चन या तो डायरेक्टली ये आ सकता है, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया फर्स्ट जनरेशन में 300 प्लांट बनाए उन्होंने, बताइए उनमें से कितने टॉल होंगे कितने शॉर्ट होंगे? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। 300 प्लांट बनाए उन्होंने, तो बताइए उनमें से कितने टॉल और कितने शॉर्ट होंगे? तो आपको रेशियो पता है ना, 3:1 रेशियो पता है 3:1 का। तो अब वो 300 का 3:1 को रेशियो में आपको स्प्लिट करना है, 300 को 3:1 रेशियो में स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 4, ये एक पार्ट हुआ, ये इसका मतलब हुआ एक पार्ट। एक्चुअली टोटल अपन को चार पार्ट में स्प्लिट करना है, सुन रहे हैं क्या? टोटल चार पार्ट में स्प्लिट करना है ना, जिसमें तीन पार्ट टॉल वाले होंगे और एक पार्ट शॉर्ट वाला। तो पहले आप समझो तो कि एक पार्ट का मीनिंग क्या है। तो 300 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? ये आपका 75 प्लांट है एक पार्ट का मतलब, यानी कि 75 प्लांट्स शॉर्ट होंगे एंड रेस्ट 225 प्लांट्स हाँ टॉल होंगे। ये होता है रेशियो का मतलब, समझे क्या? एम आई क्लियर? रेशियो मतलब समझ गए ना, आपको कोई चीज को बांटना है ना। जैसे मुझे मान लीजिए 10 चॉकलेट है ना, मुझे उसको 50-50 रेशियो में बांटना है, तो 5 मैं एक को दूंगा, दूसरे को 5 दूंगा, हो गया ना 50-50 रेशियो। 5:5 1:1, एक्चुअली 1:1 रेशियो है। क्या है ये? 1:1 रेशियो। 2:1 रेशियो में बांटना होता तो कैसे बांटते 10 चॉकलेट को?
10/3 यानी कि एक पार्ट का मतलब 3 है, यानी कि थोड़ा सा चेंज होता है, एक को मैं 6 या 7 देता, दूसरे को 3 या 4 देता, तो ये आपका लगभग 3:1 का रेशियो हो जाता। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो डायरेक्टली आपको मोनोहाइब्रिड समझाने बोल देंगे, तो आपको पहले यही बताना है कि पहले मेंडल ने, ये जो पीछे कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये पूरा यही तो देखो, ये जो स्टेज लिखा है ना स्टेप्स वाइज, उसी को हमने वहां पे डायग्रामेटिकली दिखाया है कि पहले स्टेज में उन्होंने प्योर ब्रेड के 2 प्लांट लिए, एक प्योर टॉल, एक प्योर। देखो यही सेम चीज आप ना सीड के शेप या सीड के कलर के साथ भी कर सकते हो। सीड के शेप या सीड का कलर, जैसे फॉर एग्जांपल सीड का शेप ले लेते हैं। सीड का शेप 2 टाइप का होता है, राउंड एंड रिंकल्ड। अब उनकी स्टडी से उनको पता चला कि राउंड वाला डोमिनेंट था, रिंकल्ड वाला रिसेसिव था, तो उन्होंने क्या दिया, राउंड के लिए कैपिटल आर, ये प्योर राउंड वाला प्लांट होगा। ऐसा प्लांट जिसके पास सीड शेप के कैरेक्टर में दोनों आर थे, कैपिटल आर, प्योर होमोजाइगोस। और एक ऐसा प्लांट लिया जिसके सारी सीड्स रिंकल्ड थी, क्योंकि उनके पास यही टाइप का जीनोटाइप था। समझ रहे हैं क्या? तो आर क्यों यूज किया? क्योंकि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल, इसलिए आर यूज किए। पीछे टी क्यों यूज किए? क्योंकि टॉल इज डोमिनेंट ओवर डॉफ। डॉफ बोलते हैं DWARF, बोना। टॉल और डॉफ 2 कैरेक्टर हो गए ना, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, लंबा और छोटा। हाइट के 2 कैरेक्टर हो गए, लंबा और छोटा। वैसे ही सीट के शेप के 2 कैरेक्टर हो गए, राउंड एंड रिंकल्ड। पर क्योंकि उनकी स्टडी से हमको पता चला कि राउंड वाले ज्यादा डोमिनेंट होते हैं ओवर रिंकल्ड, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया जीन्स को? आर, कैपिटल आर टू शो राउंड एंड स्मॉल आर टू शो रिंकल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होने वाला है, इधर से कैपिटल आर आएगा, इधर से स्मॉल आर आएगा। एक और ऐसे ही वाला प्लांट होगा, तो उधर से कैपिटल आर आएगा, उधर से स्मॉल आर आएगा। ऐसे वाले बहुत सारे प्लांट है उनके पास, और ऐसे वाले भी बहुत सारे प्लांट है उनके पास। ठीक है, तब जाके ये बना। अब देखा उन्होंने कि अरे हर जीन में तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों है, हर पेयर में, तो हर में कैपिटल आर प्रेजेंट है, यानी कि सबके सब क्या होने वाले हैं, राउंड सीड्स। सब क्या होने वाले हैं, इसी को तो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिंकल सीड्स अच्छी नहीं होती हैं, तो आप रिंकल सीड वाले प्लांट को राउंड सीड के साथ हाइब्रिडाइज कर दो, तो अगली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट राउंड वाले होंगे। तो आपने उसकी क्वालिटी सुधारी कि नहीं? किसकी? रिंकल वाले की। अपन पढ़ते थे ना 9th क्लास में, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, एक नहीं था चैप्टर, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, कि आप फूड रिसोर्सेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ऐसे आपको लग रहा है कि ये वाली सीड अच्छी नहीं है, ये वाली सीड अच्छी है, तो आप एक अच्छी वाली को एक नई अच्छी वाली के साथ हाइब्रिडाइज कर दो, बशर्ते वो अच्छी वाली ब्रीड डोमिनेंट होनी चाहिए। अदरवाइज ये अगर डोमिनेंट होगी तो ये इसको भी खराब कर देगी, और उस जनरेशन की सारी सीड्स खराब हो जाएंगी। फिर समझ रहे हैं क्या? तो अभी आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया कि फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी कैसे थे, प्लांट्स विथ राउंड सीड्स। सबकी सीड्स कैसी थी? राउंड शेप की थी। अब जब अगली जनरेशन आई तो सारे प्लांट ऐसे ही हैं, ये अपने आप में ही रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। तो इसके साथ इस वाले प्लांट में एक होगा आर नाम का पॉलन, एक होगा स्मॉल आर नाम का पॉलन। नाम का पॉलन नहीं, मतलब उस पॉलन के अंदर ये वाला कैरेक्टर होगा। फिर एक और ओवम हो सकता है कैपिटल आर वाला, और एक और ओवम हो सकता है स्मॉल आर वाला। समझ रहे हैं क्या? देखिए देखो, ये जो आपने प्लांट बनाया है ना, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। अब इस प्लांट के अंदर भी अगर अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो हर फ्लावर के पास यही सारे जीन्स हैं, हर फ्लावर के पास यही सारे जीन्स होंगे, तो इन्हीं का ही अपन ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं। अब इन दोनों अगर फ्यूज किए, ये पॉलन अगर इस एग के साथ फ्यूज किया ओवम के साथ, तो किस टाइप का प्लांट बनेगा? कैपिटल आर वाला। फिर अगर ये इसके साथ फ्यूज किया तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। अगेन स्मॉल आर कैपिटल आर वाला, तो वही कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दोनों स्मॉल आर होंगे, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो अगेन ये दिखने में राउंड सीड होगी, ये दोनों भी दिखने में राउंड सीड होगी, बट ये आपका दिखने में रिंकल सीड होगी। शॉर्ट कहां से आ जाएगा? ठीक है, और अगर मैं ये तो हो गया हमारा फिनोटाइप। वहां टॉल और शॉर्ट था, यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड है। वहां पे हाइट ऑफ प्लांट था, यहाँ पे सीड का शेप है। ठीक है, और फिनोटाइप का रेशियो तो ये हो गया। जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा? 1:2:1, 1:2:2, क्योंकि एक टाइप का जीन ये है, एक टाइप का जीन ये है, और एक टाइप का जीन ये है, और तीनों का रेशियो क्या है? इस टाइप वाला एक है, 4 में से एक ये है, 4 में से 2 ये है, और 4 में से एक ये है, तो 1:2:1।
समझ रहे हैं ना? तो कोई और भी कैरेक्टर आएगा तो अपन कर सकते हैं ऐसा। एम आई क्लियर? वैसे जैसे येलो और ग्रीन में येलो सीड्स आर डोमिनेंट, येलो सीड्स आर डोमिनेंट, तो उस पर अपन कैरेक्टर क्या लेंगे? कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये येलो सीड्स वाले प्लांट है और ये ग्रीन सीड्स वाले प्लांट है। तो सिंस येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, इसलिए हमने नाम क्या लिया उनका? वाई, ना कि जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो ना। जैसे टी फॉर टॉल था और डी फॉर डॉफ था, पर अपन ने यूज टी किया। इन द सेम वे आर फॉर राउंड एंड डब्ल्यू फॉर रिंकल, डब्ल्यू फॉर रिंकल होता है ना। ये मैं सोचा कि रिंकल का मीनिंग भी आर से है, डब्ल्यू साइलेंट है ना, रिंकल, राइट? तो रिंकल का स्पेलिंग डब्ल्यू से चालू होता है, पर अपन डब्ल्यू नहीं लिया क्योंकि रिंकल कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं होता, रिसेसिव होता है। तो यहां से मेंडल ने कंक्लूजन क्या निकाला कि आपके पास भले फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट आए, नो डाउट, दैट डजंट मीन कि वो शॉर्ट वाला कैरेक्टर था ही नहीं या कभी अपीयर नहीं होगा। वो हुआ ना अपीयर अगले जनरेशन में। ये चीज मैं आपको ही बता रहा था कि हमारे अंदर भी ऐसा ही होगा फिर। एम आई क्लियर? जैसे अगर मैं अपने एग्जांपल लूं तो हो सकता है मेरे अंदर कुछ कैरेक्टर मेरी मदर के नहीं आए होंगे, बट अब मेरी डॉटर में मेरे मदर के कुछ कैरेक्टर्स आए हैं। समझ गए क्या? क्योंकि हो सकता है वो कैरेक्टर्स मेरे फादर के मुझ पर हावी हुए होंगे तो मैं उनके जैसा हूं उस पर्टिकुलर चीज में, बट अब उसी पर्टिकुलर चीज में मेरी बेटी मेरी जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरी मम्मी जैसी है, अपनी दादी जैसी है। मतलब वो कैरेक्टर मेरे अंदर था ना, जो मेरी जनरेशन में तो नहीं दिखा ना, ना मेरे अंदर ना मेरी बहन के अंदर, बट मेरी बेटी के अंदर दिखा वो कैरेक्टर जो छुपा हुआ था। और मेरे अंदर सारे कैरेक्टर पापा के दिखे, इसका मतलब वो सारे कैरेक्टर्स में पापा वाला जीन डोमिनेंट था। बट ऐसा जरूरी नहीं कि पापा वाला जीन डोमिनेंट होगा, मेल है तो डोमिनेंट होगा, ऐसा नहीं है। वो सब जीन्स के ऊपर होता है ना। वो एक्चुअली सब जीन्स क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स। तो इनके शेप पे डिपेंड करता है, इनके ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि वो डोमिनेंट है कि वो रिसेसिव है। तो ऐसा नहीं है कि मेल है तो वो डोमिनेंट होगा। समझ रहे हैं क्या? तो एक को डोमिनेंट नाम दिया गया, दूसरा को क्या नाम दिया गया? रिसेसिव। तो ये उनका क्या है कंक्लूजन? पहले अपन वो 3 लाइन लिखेंगे, उसके बाद वो डायग्राम से पूरा शो करेंगे सर्कल सर्कल बना करके, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, फिर उसका कंक्लूजन लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड इसलिए क्योंकि एक ही कैरेक्टर लिया अभी अपन ने, वो क्या था? टॉल, या दूसरा अपन ने भी देखा राउंड, दोनों ही मोनोहाइब्रिड थे। ठीक है? फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी मेड। पहला कंक्लूजन क्या है? व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ ट्रेट कैरेक्टर, ठीक है, ओनली वन ऑफ द ट्रेट्स अपीयर इन F1 जनरेशन। और वो कौन सा ट्रेट था? टॉल शॉट वाले में टॉल, और राउंड रिंकल वाले में राउंड, वही अपीयर हुआ था इन द फर्स्ट जनरेशन। क्लियर है ये वाली चीज? ओके, सेकंड, अच्छा फॉर एग्जांपल इन अबव केस ऑल द प्लांट्स इन द F1 जनरेशन वेयर टॉल। अपन ने तो 2 एग्जांपल देखे। तो इन अबव एग्जांपल ऑल द प्लांट्स इन F1 जनरेशन वेयर हैविंग राउंड सीड्स। ठीक है? राउंड मत लिख देना कि प्लांट्स वेयर राउंड, प्लांट राउंड नहीं थे, प्लांट की सीड्स राउंड थी। क्लियर? ठीक है, चलिए सेकेंड कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो ट्रेट फेल हो गया एक्सप्रेस करने में अपने आप को, कौन सा फेल हुआ? शॉर्ट वाला, डॉफ वाला फेल हो गया ना, उस जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अपने आप को एक्सप्रेस किया होता तो उस समय भी एक ना एक प्लांट तो शॉर्ट होता, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करने में फेल हो गया। कब? इन F1 जनरेशन। तो अगेन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F2 जनरेशन, अगेन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F2 जनरेशन। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे कि पीछे वाले केस में रेशियो ऑफ प्लांट्स इन F2 जनरेशन ऑफ बीइंग टॉल एंड शॉर्ट इज 3:1, जबकि पहले जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल थे, तो फिर सेकेंड जनरेशन में शॉर्ट कहां से आ गए? ये तो वही बात होगी ना कि इस जनरेशन के सभी प्लांट में किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर आया, आया दोनों का है बट दिख किसी एक ही का रहा है, पर वो दूसरा कैरेक्टर छुपा हुआ है। इट अपीयर्ड इन द सेकेंड जनरेशन, पोती में। समझे? अभी मैं आपको अपने से रिलेट करके एग्जांपल बताया ना, तो सेकेंड जनरेशन वही तो होगी ना भाई। एक पापा हुए हमारे और एक हम हुए, हमारी हमारी फर्स्ट जनरेशन होगी ना, मतलब वो हो गए तो हम F1 जनरेशन हो गए और हमारे बच्चे
F2 जनरेशन हो गए, ठीक है, और यही आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो इससे एक प्रिंसिपल आया था जिसका नाम है, एक फिनोमिना आया था, दैट इज फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस, जिसका मीनिंग क्या है, आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलेज कैरेक्टर ट्रेट, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, एलेज कैरेक्टर, अभी पीछे अपन ट्रेट ट्रेट भी लिखे हैं ना, सबका मीनिंग एक ही है, आप तीनों वर्ड यूज कर सकते हो। तो आउट ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग एलेज ओनली वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेस कर पाएगा, either the individual will be tall or the individual will be short. The factor that expresses itself is called dominant, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया उस जनरेशन में उसको क्या बोलते हैं, dominant, while the other which does not show its effect is termed as recessive, जो उस जनरेशन में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाया, that is known as recessive, ठीक है। एक एग्जांपल जल्दी पढ़ो, या क्या लिखा हुआ है, एक मिनट ना, एग्जांपल समझ में आया क्या, वही तो लिखा हुआ है ना कि when homozygous tall pea plants was crossed with homozygous dwarf plants, the plant that appear in F1 generation are tall, although they have received a factor from a dwarf plant also. However, this recessive hidden character reappeared in F2 generation. Clear है ये? जैसे कई बार होता है ना कि मेरी बेटी को कोई लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे तो तेरी जैसी है नहीं, तो इसके अंदर किसके गुण आए हैं, तो मैं बोलता हूँ दादी के गुण आए हैं कुछ, ठीक है। चलिए देखो, ये वो 7 कैरेक्टर्स हैं, इसको समझना पहले नोट को, ऊपर सेग्रीगेशन वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले नोट देखो। डोमिनेंस इन 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, वो ट्रेन लिखा गया है, वो एक्चुअली ट्रेट्स है ना, इन गार्डन पी, गार्डन पी के जो 7 कैरेक्टर में अपन अभी 2 कैरेक्टर की तो बात कर ली है, कौन कौन से, एक टॉलनेस वाला, हाइट वाला, और दूसरा शेप, सीट के शेप का, जो आपको पहला दिख रहा है ये वाला, जल्दी देखो, फर्स्ट वाला सीट का शेप, राउंड सीट डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, ये क्लियर है। तो इसलिए अपन कैपिटल आर यूज करते हैं फॉर राउंड एंड स्मॉल आर यूज करते हैं फॉर रिंकल्ड, एम आई क्लियर, ठीक है। मतलब अगर कोई सीट का शेप रिंकल्ड होगा ना, तो डेफिनेटली उसके दोनों जीनोटाइप स्मॉल आर ही होंगे। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो कैपिटल आर तो स्मॉल आर को अपीयर होने ही नहीं देगा, डोमिनेंट है ना वो कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर को दबा देगा, तो अगेन वो उस प्लांट की सीड्स राउंड होगी। तो रिंकल्ड एक ही केस में आती है, वो कब होगा, जब दोनों जीन्स, दोनों एलेज स्मॉल आर होंगे, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर पढ़िए, सीट का कलर, ये भी मैंने आपको बताया था, येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, तो कैपिटल वाई यूज करते हैं उसके लिए अपन, लेटर्स, ठीक है। सीड कोट, सीड का कोट का कलर है ना, सीड कोट कलर
कलर्ड सीड कोट डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कोट, मतलब एक तो होता है कलर्ड सीड और दूसरे होते हैं व्हाइट सीड कोट। मतलब सीड के ऊपर भी कोट होता है ना एक, जो हार्ड कवरिंग होती है, जिसको फाड़ के बाहर आएगा वो रेडिकल, जो नीचे रूट बन के जाएगा और प्लीम्यूल ऊपर जाएगा स्टेम बनने के लिए, याद है? तभी तो अपन पानी डालते हैं ना, जर्मिनेशन में पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सीड का आउटर कवरिंग हार्ड होता है। हम जितनी भी सीड देखे हैं उसका आप देखा हार्ड कवरिंग होती है। मैंगो की सीड देख लो, उसकी कवरिंग हार्ड होती है। आप गुआवा की सीड्स देख लो, उसकी कवरिंग कितनी हार्ड होती है, राइट? तो वो हार्ड होने का कारण है कि वो अंदर के डेलिकेट एम्ब्रियो को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। समझ रहे? क्योंकि अभी 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 एम्ब्रियो तुरंत थोड़ा आया है, अभी तो सीड्स बनी है, सीड्स बोरी में भर के पैक्ड है कहीं पर। जब तक आप खरीदने नहीं जाओगे, वो सीड्स को लोगे नहीं, तब तक तो वो पैक्ड पड़ी है ना कहीं, तब तक उनके एम्ब्रियो कैसे बचा के रखना है? समझ रहे हैं क्या? और उसके अंदर नरिशमेंट के लिए कुछ खाना पीना भी रहता है उस सीड्स के अंदर। इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये बीज कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों तक उसका खाना चलेगा, फिर अल्टीमेटली वो दैट एम्ब्रियो विल डाई, तो वो सीड खराब हो जाएंगी। एम आई क्लियर? तो जब आप सीड्स लेते हो तो वो टफ इसलिए होती है ताकि अंदर का एम्ब्रियो सेफ रहे। फिर आप पानी डालते हो जर्मिनेशन कराने के लिए, ताकि वो सीड तो थोड़ी सी क्या हो जाए, नरम हो जाए। पानी डालने के कारण वो नरम हो जाए, ताकि रेडिकल नीचे से रूट बन जाए और प्लीम्यूल ऊपर से स्टेम बन जाए। ठीक है? तो उसका भी सीड कोट का कलर होता है। तो कलर्ड सीड कोट्स आर डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कोट्स। ठीक है? ओके, उसके बाद पॉड शेप। पॉड मतलब ये आपके जो पी प्लांट होते हैं सब लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, इनके पास पॉड्स होते हैं, कवरिंग, है ना, उसको बोलते हैं पॉड शेप। तो एक होता है इन्फ्लेटेड पॉड, यानी कि एक फुला हुआ पॉड होगा, और एक अगेन रिंकल वाला पॉड होगा। ठीक है? फिर एक होता है पॉड का भी कलर, पॉड का शेप हुआ, फिर पॉड का कलर। तो ग्रीन पॉड्स डोमिनेंट ओवर येलो। सीड्स का कलर और पॉड के कलर में कंफ्यूज मत होना। हम देखते हैं ना, मटर के जो सारे छिलके होते हैं वो सारे ग्रीन होते हैं। पॉड समझ गए ना, वो मटर जो छिलते तो ऊपर का जो कवरिंग है ना, उसको पॉड बोल रहे हैं। तो ग्रीन पॉड्स आर डोमिनेंट ओवर येलो पॉड्स। ठीक है? और लास्ट है फ्लावर का पोजीशन, मतलब प्लांट में फ्लावर कहां पर है। किसी किसी के एक्सिस में होता है, किसी के टर्मिनल्स में होता है। तो एक्सियल फ्लावर्स डोमिनेंट ओवर टर्मिनल फ्लावर्स। देखो दोनों का एग्जांपल समझना। जैसे ये प्लांट है, ये स्टेम है ना, तो यहाँ पे फ्लावर्स हैं एक्सिस में, और टर्मिनल का मतलब है कि यहाँ पे टर्मिनल में फ्लावर होगा, एंड्स में फ्लावर। तो ये भी दो अलग अलग, हाँ हाँ, ब्रांचेस के भी एंड में फ्लावर, ऐसे ऐसे कुछ निकली होगी ब्रांचेस, उसके एंड में फ्लावर। तो ये हो गए टर्मिनल फ्लावर्स। और एक होते हैं एक्सेल फ्लावर्स। तो एक्सेल फ्लावर्स डोमिनेंट ओवर टर्मिनल फ्लावर्स। मतलब आपको एक प्लांट ऐसा दिखेगा जिसके एक्सिस में फ्लावर्स है, और दूसरा प्लांट ऐसा दिखेगा जिसके टर्मिनल में फ्लावर्स है। तभी तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल रहे हैं ना, कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे दो प्लांट के बीच में। ठीक है? तो ये 7 कैरेक्टर्स है, आप किसी के साथ भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर सकते हो। हमने 2 एग्जांपल तो देखा आज, एक टॉल शॉट वाला और दूसरा राउंड एंड रिंकल सीड वाला। ऐसे आप किसी को भी ले सकते हो, पर आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन डोमिनेंट होता है। तब तो आप इस टाइप का डायग्राम बना पाओगे ना, टी वाला, ये वाला जो सर्कल वाला डायग्राम था, आ गया ये वाला। जैसे भी हमने इसको देख करके ये वाला बनाया ना, आर वाला, मैंने कहा बनाया था, आर और कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, पीछे था क्या वो? हाँ ये। तो ये पता था कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल, तभी तो मैंने ये नाम दिए ना उनके। तो वैसे अगर आपको एक और एग्जांपल समझना होगा कि येलो कलर ऑफ सीड एंड ग्रीन कलर ऑफ सीड, तो आप ये वाला एग्जांपल लोगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और फिर सेम काम जो अभी आपने टॉल वाले के साथ किया, जो काम हमने अभी राउंड रिंकल के साथ किया, वही काम अभी हम येलो और ग्रीन के साथ करेंगे। तो ये होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ गए क्या? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉल वाले का ही किया, उन्होंने हर के साथ ट्राई करके ही कंक्लूजन निकाला कि डोमिनेंट और रिसेसिव नाम का कुछ चीज होता है इन एलिज, इन जीन्स। ठीक है? ठीक है? अगला आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब 2 कैरेक्टर उन्होंने एक साथ लिए, मतलब ऐसा कोई एक प्लांट लिया, अब जैसे राउंड एंड रिंकल्ड, एक कैरेक्टर उन्होंने सीड का शेप लिया, दूसरा कैरेक्टर उन्होंने सीड का कलर लिया। दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया, इसलिए नाम पड़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ, दूसरा क्या है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो चलो इसको नेक्स्ट क्लास में ही चालू करते हैं, है ना? तो एक बस काम करना कि ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला है ना, इसको लिख करके लेके आना। मैं हेरिडिटी का नोट्स शेयर करता हूँ आप लोग को। तो एक स्लाइड ये, दूसरी स्लाइड ये वाली, और तीसरी उसके कंक्लूजन्स,
और चौथा ये डोमिनेंस वाला रूल, ठीक है। अभी सेग्रीगेशन रूल मत लिखना, पर ये नोट के सातों कैरेक्टर के डोमिनेंट वाले लिख लेना, कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है, ठीक है। इतना लिख के आना। नेक्स्ट क्लास में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे और इसकी जो सामने की थ्योरी है, ये एलेज का डेफिनेशन, होमोजाइगोस का डेफिनेशन, हेट्रोजाइगोस का डेफिनेशन, आज मैंने समझा दिया, इसको मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।